20 अगस्त 2025 का दिन छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था। 3 नए विधायक गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशबंद साहिब मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। लेकिन इस विस्तार के साथ ही एक बड़ा संवैधानिक सवाल भी खड़ा हो गया, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। शपथ ग्रहण के बाद छत्तीसगढ़ की मंत्री परिषद की संख्या मुख्यमंत्री समेत 14 हो गई है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है और इसका ताल्लुक भारत के संविधान से है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और संविधान का एक खास नियम कहता है कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल सीटों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। CJNL लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। तो चलिए थोड़ा गणित करते हैं। 90 का 15% होता है 13.5। अब सवाल ये है कि क्या 13.5 को 14 माना जा सकता है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है या फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अतिरिक्त मंत्री नियुक्त करके संवैधानिक सीमा को लांघ दिया है? आज हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे। इस पूरे विवाद के केंद्र में है संविधान का अनुच्छेद 164(1)(a। इसे साल 2003 में 91वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इस संशोधन का मकसद बहुत साफ था। पहले राज्यों में जंबो कैबिनेट बनाने का चलन था, यानी राजनीतिक लाभ के लिए दल बदल को बढ़ावा देने और सहयोगियों को खुश रखने के लिए दर्जनों मंत्री बना दिए जाते थे। इससे न सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता था, बल्कि ये राजनीतिक अस्थिरता का एक बड़ा कारण भी था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए 91वां संशोधन लाया गया। इसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस कानून का दोहरा मकसद था, पहला दल बदल पर लगाम कसना और दूसरा सुशासन को बढ़ावा देना और सरकारी खर्च को कम करना। अब वापस छत्तीसगढ़ पर आते हैं। जब 14 मंत्रियों की नियुक्ति पर सवाल उठे तो सरकार ने एक दिलचस्प दलील दी। उन्होंने इसे हरियाणा मॉडल का नाम दे दिया। हरियाणा में भी विधानसभा की 90 सीटें हैं और वहां भी मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हैं। हरियाणा सरकार की अदालत में दी गई दलील के अनुसार चूंकि 15% का हिसाब 13.5 आता है और आधा मंत्री रखना व्यवहारिक रूप से असंभव है, इसलिए इसे अगले पूर्ण अंक यानी कि 14 में राउंड ऑफ किया गया है। लेकिन ये दलील भी अपने आप में विवादों से घिरी हुई है। खुद हरियाणा में 14 मंत्रियों की नियुक्ति को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और ये मामला अभी विचाराधीन है। यानी जिस मॉडल को छत्तीसगढ़ अपनी ढाल बना रहा है, उसकी अपनी कानूनी वैधता अभी तय नहीं हुई है। ये पहली बार नहीं है जब अनुच्छेद 164(1)(a की व्याख्या को लेकर विवाद हुआ है। साल 2020 में मध्य प्रदेश में एक अलग तरह का सवाल खड़ा हुआ था। वहां 22 विधायकों के इस्तीफे और 2 के निधन के बाद 230 सीटों वाली विधानसभा की प्रभावी संख्या घटकर 206 रह गई थी। तब शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 34 मंत्रियों की नियुक्ति की, जो कुल 230 सीटों के 15% 34.5 के अंदर थी। लेकिन याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये गिनती सदन की कुल सीटों पर नहीं, बल्कि मौजूदा प्रभावी संख्या 206 पर होनी चाहिए, जिसके हिसाब से सिर्फ 31 मंत्री हो सकते थे। ये दिखाता है कि संवैधानिक प्रावधान में एक नहीं बल्कि कई अस्पष्टताएं हैं, जिनका राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कदम कानूनी रूप से इतना जोखिम भरा था, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये विस्तार किया ही क्यों? इसका जवाब राजनीति के गहरे समीकरणों में छुपा हुआ है। ये विस्तार असल में एक सधा हुआ राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश थी, जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन। 3 नए मंत्रियों का चयन बहुत सोच समझ कर किया गया। गजेंद्र यादव, जो एक प्रभावशाली ओबीसी समुदाय से आते हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि के हैं। गुरु खुशबंद साहिब, जो अनुसूचित जाति के प्रमुख आध्यात्मिक परिवार से है। उनकी नियुक्ति को पिछले साल बलौदाबाजार में हुई हिंसा के बाद सतनामी समाज की नाराजगी दूर करने के एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और राजेश अग्रवाल, जो वैश्य यानी कि व्यापारी समुदाय से आते हैं और जिन्होंने 2023 के चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। पीढ़ीगत बदलाव,
इन तीनों का पहली बार का विधायक होना ये भी संकेत देता है कि पार्टी नेतृत्व अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रहा है। भले ही इसके लिए अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक जैसे कई अनुभवी और पूर्व मंत्रियों को नजरअंदाज क्यों न करना पड़े। विपक्ष ने इसे भाजपा के भीतर गुटबाजी की वजह बताया और ये भी दावा किया गया कि शपथ ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं थे। इस राजनीतिक शतरंज में सरकार ने संवैधानिक जोखिम उठाने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि आंतरिक कलह और प्रमुख वोट बैंकों को नाराज करने का जोखिम एक कानूनी चुनौती के जोखिम से कहीं ज्यादा बड़ा है और इस एक अतिरिक्त मंत्री पद का मतलब सिर्फ एक कुर्सी और एक पद नहीं है। इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री को वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और दैनिक भत्ते के अलावा एक सुसज्जित आवास, गाड़ी, सुरक्षा और एक पूरा सचिवालय स्टाफ मिलता है। ये सारा खर्च उस 91 संशोधन की मूल भावना के खिलाफ जाता है, जिसका एक बड़ा मकसद सरकारी पैसे की बचत करना था। अब गेंद न्यायपालिका के पाले में है। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जा चुकी है। अब अदालत के सामने कुछ संभावित रास्ते हैं। पहला, अदालत राउंडिंग अप की दलील को स्वीकार कर ले, जो भविष्य के लिए एक नजीर बन जाएगा। दूसरा, अदालत 14वें मंत्री की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दे, जिससे एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। या फिर तीसरा, सरकार किसी प्रतिकूल फैसले से बचने के लिए खुद ही एक मंत्री को हटा दे, जिससे याचिका निष्फल हो जाएगी। ये मामला सिर्फ छत्तीसगढ़ या हरियाणा तक सीमित नहीं है। ये भारत के संघीय ढांचे और संवैधानिक नैतिकता से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। इस बात की परीक्षा है कि क्या राजनीतिक मजबूरियों को संवैधानिक सीमाओं पर हावी होने दिया जा सकता है। इसका फैसला जो भी हो, वो भारत में शासन और राजनीति की भविष्य की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें बताएं और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।